नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम स्पेशल आयोग को डिस्कस कर रहे हैं ताकि एमपीपीएससी का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें जितने भी आयोग दिए गए हैं आपके कंप्लीट हो जाएं। और इस जो सीरीज़ है इसमें आज हमारा टॉपिक है राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। इस आयोग को डिस्कस करने से पहले दोस्तों आपको जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के बारे में जानना आवश्यक है। इसलिए हम इन दोनों टॉपिक्स को जो फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 में आया था, तो ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो है यूपीएससी में इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और जो प्री होता है उसमें पूछे जाते हैं। और जब हम पॉलिटी का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में, तो ये हमारा जो है स्पेशल रूप से एमपीपीएससी प्री में जो दिया गया है वहाँ के लिए स्पेशल हम जो है आज इसमें डिस्कस करेंगे कि इस आयोग को क्यों बनाया गया या फिर क्यों आवश्यक है ये, और इसकी क्या संरचना होती है, क्या कार्यकाल होता है। काफ़ी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने को आपको पता चलेगा कि जो ये आयोग है वो क्या करता है। और दोस्तों मैं आपसे दावा करके कह सकता हूं कि YouTube के इतिहास और इंटरनेट की दुनिया में आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर कंटेंट आपको कहीं जो है पीएससी अड्डा के अलावा जो है आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप जो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए पीएससी अड्डा के साथ। और आपके लिए आज का मोटिवेशनल थॉट है कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। जो कि पूरी सृष्टि ही विश्वास के बल पर चलती हैं। किसी को ये विश्वास है कि मैं एक न एक दिन सक्सेस होऊंगा, किसी को ये विश्वास है कि मैं भगवान को पा लूँगा, तो किसी को क्या विश्वास है। तो इसी विश्वास के बल पर पूरी कायनात सृष्टि जो है वो चल रही हैं। तो इस बेहतरीन थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या था। तो दोस्तों ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है और डायरेक्टली कभी भी आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधा सीधा एक्ट से नहीं पूछेंगे, परंतु आप जब मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक का पोर्शन है, फूड सिक्योरिटी जो टॉपिक है उसमें वहाँ पर हम स्पेशली रूप से जब फूड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी ये एक्ट आएगा और आपको वर्णन भी करना पड़ेगा। परंतु यहाँ पर ये अधिनियम इसलिए जानना इम्पोर्टेंट है कि जब हम आयोगों को डिस्कस कर रहे हैं तो ये किस प्रकार से बना है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ नॉर्मली क्या घटना हुई थी, किस प्रकार से बना है और किस लिए बनाया गया है, ये आप यहाँ पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। बाकी सिर्फ फैक्ट जो है वो ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के हिसाब से इसको देख रहे हैं तो दोस्तों आप पूर्ण रूप से इसमें समग्र रूप से पढ़ेंगे, और अगर आप एमपीपीएससी प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ फैक्चुअल डेटा पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सरकार ने संसद द्वारा पारित एक एक्ट पारित किया गया था संसद द्वारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट जो है इस नाम से 2013 में, और इस दिनांक को जो है 10 सितंबर 2013 को ये अधिसूचित किया गया था। पूर्ण भारत जो है संपूर्ण भारत पे वहाँ पर लागू कर दिया गया है इस एक्ट को, इस तारीख को, जिसका उद्देश्य क्या है तो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर समझिए दोस्तों कि जितनी भी जो है हमारे भारतीय जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं उन तक एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण जो है वस्तु हैं यानी कि पोषण युक्त जो है खाद्यान्न उन तक जो है प्रोवाइड करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस एक्ट में जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है टीपीडीएस के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी को और 50% शहरी आबादी को कवरेज के रूप में इसमें प्रावधान किया गया है। इस प्रकार जो है लगभग 2/3 आबादी इसमें कवर की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर ये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, टीपीडीएस। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है यानी कि पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था ये 1960 के दशक से हमारे देश में प्रचलित है और कार्य कर रहा है। अब ये होता क्या है तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक राज्य और जो जिले होते हैं प्रत्येक जिले वहाँ पर उचित मूल्य की दुकान होती हैं जहां पर आप राशन कार्ड के माध्यम से राशन को खरीदते हैं, जहां पर सस्ते दामों में यानी कि उचित मूल्य पर आपको राशन प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर चीनी होती है, गेहूं, चावल, फिर नमक,
और केरोसिन इस प्रकार के जो आदि पदार्थ हैं सरकार द्वारा सस्ते दामों पर प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जिससे जो गरीब तबका है यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले और जो अंत्योदय अन्न योजना वाले हैं उन तक जो है वो खाद्यान्न आवश्यक रूप से पहुंचाया जाता है। अब ये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोस्तों 1997 में आई थी, यानी कि टारगेट करना है पीडीएस सिस्टम के माध्यम से। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये 1997 में इसलिए आई थी क्योंकि जो पहले से चली आ रही प्रणाली थी पीडीएस सिस्टम, उसमें क्या होता था कि एपीएल परिवार जो थे और बीपीएल परिवार सभी तक जो है खाद्यान्न पहुंचाया जाता था, और कभी कभी जो है इसमें जो है मतलब घपले भी हो जाते थे, यानी कि किसी तक जो है राशन पहुंच रहा है किसी तक नहीं पहुंच रहा है, तो यानी कि डायरेक्ट रूप से जो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले व्यक्ति हैं उन तक जो है ये राशन नहीं पहुंच पाता। इसलिए ये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में अस्तित्व में लाई गई सरकार द्वारा, और इसके माध्यम से जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले गरीबी व्यक्ति हैं, गरीब परिवार हैं, उन तक जो है राशन आसानी से उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई। और वहाँ पर जो एपीएल परिवार हैं उन से जो है संबंधित जो राशन की व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई इस व्यवस्था के द्वारा। अब इस जो प्रणाली है इसके अंतर्गत ये जो सरकारी सहायता प्राप्त खाद्यान्न होंगे, इसके लिए 75% ग्रामीण आबादी यानी कि टोटल भारत की जितनी ग्रामीण आबादी है उसका 75% इसमें कवरेज किया जाएगा, उन तक खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा, और 50% शहरी आबादी को इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा जो है कि पात्र जो व्यक्ति होगा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला होगा, उनको चावल गेहूं मोटे अनाज जो है क्रमशः यानी कि 3 रुपये जो है वो चावल दिए जाएंगे 3 रुपये किलो में, उसके बाद 2 रुपये किलो में जो है गेहूं प्रोवाइड किए जाएंगे, 1 रुपये में जो मोटे अनाज होंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और रुपये प्रति किलोग्राम की राहत सहायता प्राप्त मूल्य पर, यहाँ पर आपको समझ में आएगा 3 रुपये पर जो है केजी चावल मिलेंगे, 2 रुपये पर केजी जो है गेहूँ मिलेंगे, और 1 रुपये पर केजी जो है मोटे अनाज प्रोवाइड किए जाएंगे इसके तहत। इस प्रकार जो है प्राप्त जो मूल्य पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार होगा। फिर इसके बाद मौजूदा अंत्योदय जो अन्न योजना परिवार, अब ये योजना क्या है दोस्तों कि अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं वो तो कुछ अक्षम होते हैं, यानी कि खाद्यान्न को खरीदने में, महंगाई से लड़ने में, परंतु जो अंत्योदय श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, वे परिवार होते हैं जो काफ़ी पिछड़े होते हैं, जिन तक विकास की जो मुख्य धारा है वो नहीं पहुंचती। इसीलिए जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत जितने भी गरीब व्यक्ति हैं उनको जो है खाना जो है प्रोवाइड किया जाता है, खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत। तो वे जो परिवार होते हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं इस एक्ट में, जिनमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल है, और 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह उनको प्राप्त करते रहेंगे। इस एक्ट में महिलाओं और बच्चों के लिए जो पोषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। आपने देखा होगा दोस्तों, भारत जो है पोषण मिशन अभियान पर भी जो है अपना पोषण मिशन को भी लेकर जो है चला रहे हैं। काफ़ी जो है इसमें योजनाएं चलाई गई हैं महिलाओं और बच्चों के लिए, तो वहाँ पर उनके उचित पोषण की देखरेख के लिए आप देखेंगे कि भारत काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी जो है कार्य कर रहा है। तो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताएं जो होती हैं उनके गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के जो 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी वे हकदार हैं। इस सेक्टर में ये भी दिया गया है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है और गर्भावस्था के दौरान और जो जन्म ले लेता है 6 महीने के बाद जो बच्चा होता है उसके बाद जो है उनको भोजन भी प्रोवाइड किया जाता है, और कम से कम 6,000 रुपये जो है उनको मातृत्व लाभ के रूप में वो देने के होते हैं। इस एक्ट में ये सम्मिलित किया गया है। इसके बाद 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं इस एक्ट के तहत। हकदारी जो होंगे यानी कि जो बच्चे होते हैं, वृद्ध होते हैं, महिला होती हैं, उनके खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी जो है खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। यानी कि अगर जो हकदारी हैं जिनको ये मिलनी चाहिए खाद्यान्न की सुलभता, अगर उनको वो नहीं मिल पा रही हैं तो वहाँ पर जो है उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रोवाइड किया जाएगा एज ए गवर्नमेंट के द्वारा।
फिर अब है इसके बाद कि इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र के गठन का भी प्रावधान किया गया। यानी कि अगर कहीं पर इस एक्ट का उल्लंघन किया जाता है या फिर प्रॉपर वे में जो है सभी तक खाद्यान्न की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित नहीं करने के लिए कुछ प्रकार की, जैसे कि होती है भ्रष्टाचारी या फिर सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी करते, तो वहाँ पर भी आप जो है शिकायत निपटान तंत्र के तहत जो है शिकायत कर सकते हैं। तो एक शिकायत निपटान तंत्र भी इसमें दिया गया है इस एक्ट में। और इस शिकायत निपटान तंत्र की हम बात कर ले दोस्तों तो वो राज्य स्तर पर होता है, और राज्य स्तर पर आपको काफ़ी जो है इसमें हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड की जाती हैं। राज्य स्तर पर जो है जो खाद्य आपूर्ति निगम होता है वहाँ पर भी जो है आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। और जिला स्तर पर भी जो है एक अधिकारी होते हैं, जिला शिकायत अधिकारी जो होते हैं उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, जिससे कि जो है इससे संबंधित अगर कोई शिकायत आती है तो वहाँ पर जो है वो अधिकारी निपटान कर सके। परंतु सामान्यतः क्या होता है कि जो जिला के कलेक्टर होते हैं उन्हीं को जो है इस शिकायत निपटान अधिकारी जो है बना दिया जाता है। फिर इसके बाद है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी इस एक्ट में अलग से प्रावधान किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट जो एक ऐतिहासिक पहल है जिसके माध्यम से लोगों की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एक्ट का विशेष बल जो है निर्धनों, महिलाओं, बच्चों की आवश्यकता पूरी करने पर है। इस प्रकार दोस्तों आप इसकी जो महत्व है उसको भी समझ सकते हैं, उद्देश्यों को भी समझ सकते हैं, और अपने जो है अगर आपको आंसर राइटिंग भी करना होगी तो वहाँ पर आप इनको अवश्य लिख सकते हैं, जिससे आपको जो है काफ़ी मदद मिलेगी। इस एक्ट में शिकायत निवारण जो तंत्र की व्यवस्था है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है, अगर कोई लोक सेवक या अधिकृत व्यक्ति जो इसका अनुपालन नहीं करता है यानी कि इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके जो है विरुद्ध शिकायत पर सुनवाई का प्रावधान भी किया गया है। चाहे वो लोक सेवक यानी कि कोई बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वहाँ पर अगर इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो उससे संबंधित जो है शिकायत पर सुनवाई का प्रावधान भी इस एक्ट में दिया गया है। अब ये जो एक्ट है दोस्तों इसके तहत जो गरीबी को 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ मिलते हैं और 3 रुपये प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत जो है व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले। इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसको जनवरी 2015 में लागू किया गया था। ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। इसके बाद इस एक्ट के तहत समाज के अति निर्धन वर्ग के प्रत्येक परिवार को प्रत्येक माह अंत्योदय अन्न योजना में सब्सिडी दरों पर यानी कि 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये प्रति किलो चावल, गेहूं और मोटा अनाज मिल रहा है। ये आपको जो है इस एक्ट के प्रावधान और क्या ये कर रहा है उसको आप समझ सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद पूरे देश में यह जो है कानून लागू होने के बाद 81.34 करोड़ जो है लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है। तो ये भी एक डेटा आप याद रखिए कि 81 करोड़ जो है लोग यहाँ पर इसका फ़ायदा ले रहे हैं इस एक्ट के तहत। फिर अब देखते हैं दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर खाद्य जो संरक्षण आयोग बनाया गया है इस एक्ट के माध्यम से, राज्य खाद्य संरक्षण। तो प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जो है जारी करके इस एक्ट के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। जब ये 2013 में जो एक्ट लाया गया था फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो इसी में दोस्तों ये प्रावधान कर दिया गया कि इस एक्ट को प्रॉपरली वे में सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है नहीं, तो उसकी जो है मॉनिटरिंग करने यानी कि उसका जो है निगरानी करने के लिए, पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए इसी में ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक जो राज्य सरकार होगी अधिसूचना जारी करके एक राज्य खाद्य जो है आयोग बनाएगी और वो इस पर जो है कार्य करेगा। ठीक है, तो अब ये जो आयोग बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है इसी में जो है दिया गया है दोस्तों कि इसकी संरचना क्या होगी। तो इस जो आयोग बनेगा इसकी संरचना होगी कि राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। उसमें एक अध्यक्ष होगा इस आयोग में और इसके अलावा 5 अन्य सदस्य होंगे और जो अतिरिक्त सदस्य होंगे उसमें सदस्य सचिव होंगे। जो राज्य सरकार का उस सरकार में संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी होगा, यानी कि कोई एक अधिकारी होगा जो सदस्य सचिव इसमें सम्मिलित होगा। ठीक है, अब ये तो इसकी संरचना होगी, परंतु इसमें जो है दोस्तों ये सदस्य सम्मिलित हैं या अध्यक्ष, उसमें जो है परंतु कम से कम 2 स्त्रियां होगी, ये आवश्यक है, चाहे वे अध्यक्ष सदस्य या सदस्य सचिव हो। परंतु उसमें एक व्यक्ति एससी और एक व्यक्ति एसटी का जो है होगा, चाहे वह अध्यक्ष सदस्य या सदस्य सचिव हो, यानी कि इसमें स्त्रियों को भी
जगह दी गई हैं, उनके सशक्तिकरण की बात आती है। और यहाँ पर SC/ST जो है कैटेगरी, उनको भी यहाँ पर इस आयोग में जगह दी गई हैं। तो ये याद रखिए कि इसमें अध्यक्ष होता है और अन्य 5 सदस्य होते हैं। अब प्रत्येक राज्य के राज्य खाद्य संरक्षण आयोग बनाने का है दोस्तों, तो हम सभी पे तो बात नहीं कर सकते, परंतु हम प्रॉपरली MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से हम MP के संदर्भ में इसमें बात करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि जो खाद्य संरक्षण आयोग बनाने की बात आती है, तो अभी वर्तमान में हम बात करें तो जो MP में ये खाद्य संरक्षण आयोग नहीं बनाया गया है, चूँकि 2013 में एक्ट बना दिया गया, परंतु जो राज्य सरकार है उन्होंने इस राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का जो दायित्व है वो राज्य उपभोक्ता जो नागरिक आयोग है उसको, यानी कि एक आयोग है दोस्तों MP में इस नाम से कि उपभोक्ता प्रतिदोषण आयोग, उसको इसका दायित्व सौंपा गया है कि वो इसका कार्य करेगा, उसकी जिम्मेदारी ये दी गई है। और इसकी बात करें तो जो जिले के कलेक्टर हैं दोस्तों, वो यहाँ पर शिकायत सुनने के अधिकारी होते हैं और वो ही इस पर जो है कोई एक्शन लेते हैं, उसकी शिकायत जो है सुनते हैं और उस पर कोई कार्यवाही करते हैं। अगर इससे संबंधित कोई बात आती है खाद्य संरक्षण संबंधित, तो वहाँ पर जो है जिले के कलेक्टर को MP में जो है पावर दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने MPPSC की बात कर ली, इसलिए यहाँ पर अगर आपके कभी इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बन सकता कि जो राज्य खाद्य संरक्षण आयोग है MP का, उसके अध्यक्ष कौन है, क्योंकि कोई अभी आयोग बना ही नहीं है MP में, बस उसका जो दायित्व है वो और आयोग जो है अन्य जो मैंने बताया कि उपभोक्ता प्रतिदोषण आयोग है, उसको जो है वो दायित्व सौंप दिया गया है, तो वो इस पर कार्य कर रहा है। और राज्य में हेल्पलाइन नंबर भी दी गई हैं इसके लिए, इस एक्ट को क्रियान्वयन करने के लिए, तो आप वहाँ पर भी जो है शिकायत कर सकते हैं। और हम बात करें कि दोस्तों ये अभी MP में किस विभाग के तहत आता है, तो जो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग है उसके अंडर में ये जो संचालित होता है एक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस जो आयोग बनता है अगर, तो वहाँ पर और क्या होता है दोस्तों इसकी संरचना में, कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है निम्नलिखित ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी। जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे वो कौन होंगे या किनको जो है बनाया जाएगा, वो यहाँ पर दिया गया है इस सेक्टर में, कि जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य के किन्हीं अन्य जो सिविल सर्विसेज के सदस्य रह चुके हैं या रहे हैं, जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, या जो सार्वजनिक जीवन में ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त हैं, या फिर जिनके पास निर्धनों के जो है खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य का कोई प्रमाणित रिकॉर्ड है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास किया है, कोई कार्य किया है, या उसका अनुभव रहा है, या फिर इन विभिन्न सेक्टरों से अगर कोई व्यक्ति बिलोंग करता है, तो उसे इस आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। इसमें यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद इस आयोग का कार्यकाल, यानी कि जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वे कब तक जो है बने रहते हैं, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो अन्य सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, और 65 वर्ष की आयु अगर वो पूर्ण कर लेते हैं तो वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तथा अध्यक्ष व सदस्य जो होंगे वो पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। ये इसमें दिया गया है एक्ट में। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति होगी वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ पर ये चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि कार्य, वैसे आपको मेंस के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर सलाह नहीं दूंगा, परंतु फिर भी मैंने आपको यहाँ पर कार्य के रूप में भी इसमें कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत ना हो। तो इसके कार्य हम देख लेते हैं कि ये आयोग करता क्या है। तो राज्य के संबंध में इस एक्ट के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना, यानी कि जो अधिनियम बनाया गया है दोस्तों वो राज्य में अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो, तो उसको जो है ये मॉनिटर करता है, निगरानी करता है और उसका मूल्यांकन करता है कि जो हमने एक्ट बनाया है उसको प्रॉपरली वे में राज्य में लागू किया जा रहा है, प्रॉपरली वे में सभी तक खाद्यान्न की जो है उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है। अगर नहीं किया जाता तो वहाँ पर ये कार्यवाही भी करता है आयोग। तो इसके अलावा जो कार्य हैं वो भी हम देख लेते हैं कि सभी हकदारियों जो है कि अतिक्रमणों की, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि निर्धनों, वृद्ध, महिलाओं, बच्चों सभी को इसमें सम्मिलित किया है। तो जो सभी हकदारी हैं उनकी अतिक्रमण की या तो स्वप्रेरणा से, यानी कि स्वतः संज्ञान, या फिर शिकायत के प्राप्त होने पर ये जांच करता है, जो आयोग होगा वो करेगा इस पर। फिर इस अधिनियम के जो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को ये सलाह देता है, यानी कि जो आयोग बना है, जो हमारा एक्ट देखा हमने जो 2013 का था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको ये प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह भी देता है।
फिर जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई भी ये करता है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की, इस आयोग को भी उसी प्रकार से जितने भी हमने आयोग देखे वहाँ पर सिविल न्यायालय की जो शक्तियाँ दी गई हैं वो इस आयोग को भी प्रदत्त की गई हैं। ठीक है, और हम और देखें तो कार्य क्या है कि सभी हकदारियों तक इसकी पूर्ण पहुंच बनाने के लिए, इसे समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी जो स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार, स्वायत्त जो निकाय होंगे और गैर सरकारी जो संगठन यानी कि एनजीओ को ये सलाह देने का भी कार्य करता है। यानी कि जितने भी हकदारी हैं उन तक जो है प्रॉपर वे में ये पहुंच सके और जो एक्ट बनाया उसको मजबूती प्रदान करने के लिए भी ये जो है सलाह देता रहता है। फिर इसके बाद है कि ये वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जो कार्य करेगा उस पर वो राज्य सरकार को सौंपेगा, जो राज्य होगी और राज्य विधानमंडल के समक्ष जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों कि ये आयोग किस लिए बनाया गया था, किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये हमने पूरा यहाँ पर जो है डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे वीडियो का एंड होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है वो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल पे दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।